नमस्कार। आज हम शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका के अंदर झांकने वाले हैं। एक बहुत ही अनोखी और ज़रूरी प्रक्रिया को समझने के लिए। ये कहानी है कोशिका के एक तरह से अनुशासित अंत की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं एपोप्टोसिस। मतलब प्रोग्राम की हुई, तयशुदा मौत। हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हमारे पास इस बारे में कुछ वैज्ञानिक जानकारी है और एक चित्र भी है जो समझने में मदद करेगा। हमारा मकसद ये है कि ये जो थोड़ी मुश्किल सी लगने वाली प्रक्रिया है, इसे आसान बनाएं। समझें कि ये क्या है, क्यों जरूरी है और ये होता कैसे है। हाँ तो चलिए कोशिका की इस आत्मविनाश प्रणाली की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मरना नहीं है। ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और सही ढंग से विकसित होने देने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अनिवार्य। अच्छा, तो फिर शुरुआत यहीं से करते हैं। ये एपोप्टोसिस आखिर है क्या चीज? सामग्री कहती है ये एटीपी पर निर्भर है, मतलब ऊर्जा लगती है इसमें। हाँ, ऊर्जा खर्च होती है। ये कोई हादसा नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसकी कुछ खास पहचान है। पहचान जैसे कि? जैसे कोशिका खुद ही सिकुड़ने लगती है, छोटी हो जाती है। उसके अंदर का जो जेनेटिक सामान है क्रोमैटिन, वो गाढ़ा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। अच्छा। और कोशिका की जो बाहरी झिल्ली है, मेम्ब्रेन, उस पर छोटे छोटे उभार, बुलबुले जैसे बनने लगते हैं। उसे ब्लेबिंग कहते हैं। ब्लेबिंग, ठीक है। और आखिर में कोशिका करीने से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। इन्हें ही एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज। और सबसे जरूरी बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में कोशिका की झिल्ली फटती नहीं है। फटती नहीं है? नहीं, इसलिए अंदर का सामान बाहर नहीं बिखरता, तो आसपास की कोशिकाओं में कोई जलन या सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन, नहीं होती। अच्छा। ये तो बड़ा फर्क हुआ, क्योंकि एक दूसरी तरह की मौत भी होती है, कोशिकाओं की नेक्रोसिस। उसमें तो सब फट जाता है। बिल्कुल, नेक्रोसिस में कोशिका फटती है, अंदर का माल बाहर आता है और आसपास सूजन हो जाती है। एपोप्टोसिस बहुत साफ सुथरा है। सामग्री में एक और शब्द था, डीएनए लैडरिंग। इसका क्या मतलब है? ये भी कोई पहचान है? हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील सूचक है एपोप्टोसिस का। इसमें कोशिका का डीएनए खास एंजाइमों द्वारा काटा जाता है। अच्छा। और वो उसे ऐसे खास लंबाई के टुकड़ों में काटते हैं कि जब वैज्ञानिक उसे लैब में एक जेल पर चलाते हैं तो वो एक सीढ़ी जैसा पैटर्न बनाता है, लैडर जैसा। समझ गया, जैसे सीढ़ी के डंडे हों अलग अलग साइज के। ये दिखाता है कि काटना भी बड़ा नियंत्रित है। एग्जैक्टली, नियंत्रित। ठीक है, तो ये साफ सुथरी नियंत्रित प्रक्रिया है। पर सवाल वही, जरूरत क्यों है इसकी? कोशिकाएं खुद को क्यों मारेंगी? आपने कहा विकास के लिए जरूरी है, जैसे भ्रूण के विकास में। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। जरा सोचिए, जब भ्रूण बन रहा होता है तो शरीर को सही आकार देना होता है। हाँ। जैसे हमारी उंगलियां, शुरुआत में वो आपस में जुड़ी होती हैं, एक जाल सा होता है बीच में। अच्छा। हाँ, फिर उन बीच की कोशिकाओं को एपोप्टोसिस के जरिए हटाया जाता है, तभी हमारी उंगलियां अलग अलग हो पाती हैं। अगर वो कोशिकाएं न मरे तो उंगलियां जुड़ी रह जाएंगी। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब शरीर की बनावट में फालतू चीजें हटाने के लिए। बिल्कुल, एक तरह की मूर्ति कला है ये। और सिर्फ यही नहीं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इम्यून सिस्टम में कैसे? सोचिए, कोई इन्फेक्शन हुआ, हमारी इम्यून कोशिकाएं जैसे लिम्फोसाइट्स सक्रिय हो गईं लड़ने के लिए। हाँ। इन्फेक्शन खत्म, अब उन अतिरिक्त सक्रिय कोशिकाओं का क्या करें? अगर वो वहीं बनी रहीं तो हो सकता है वो शरीर की अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगे। ओह हाँ, ये तो खतरनाक हो सकता है। तो एपोप्टोसिस ही उन्हें हटाता है। जब उनका काम पूरा हो जाता है, ये उन कोशिकाओं को भी हटाता है जो किसी वजह से खराब हो गई हैं। खराब मतलब? जैसे जिनका डीएनए डैमेज हो गया हो, शायद रेडिएशन से या किसी केमिकल से, या फिर वो कोशिकाएं जिनकी अब शरीर को जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल भी है। खराब माल हटाओ। बिल्कुल। अगर ये खराब कोशिकाएं जिंदा रह गईं तो वो आगे चलकर कैंसर बन सकती हैं, तो ये कैंसर से भी बचाता है। मतलब ये शरीर का एक जरूरी सफाई और सुरक्षा तंत्र है। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। सामग्री में दो मुख्य रास्तों का जिक्र है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हाँ, दो मेन पाथवेज हैं। और दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, कैस्पेजेज नाम के प्रोटीन को सक्रिय करना। ये कैस्पेजेज क्या हैं? कैस्पेजेज असल में एंजाइम्स हैं,
प्रोटीन काटने वाले एंजाइम, इन्हें आप कोशिका के विनाश दस्ते का हथियार समझ सकते हैं। विनाश दस्ता? ठीक है। एक बार ये सक्रिय हो जाएं, तो फिर ये कोशिका के अंदर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े मनोजम तरीके से। अच्छा, तो पहले इंट्रिंसिक रास्ते की बात करें। इसे माइटोकॉन्ड्रियल रास्ता भी कहते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है इसमें। हाँ, इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी। ये तब शुरू होता है जब कोशिका को अंदर से कोई बड़ा तनाव या खतरा महसूस होता है। अंदर से खतरा जैसे? सामग्री में लिखा है रेडिएशन, टॉक्सिन्स, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, डीएनए डैमेज। P53 प्रोटीन का भी नाम है। बिल्कुल, ये सब अंदरूनी स्ट्रेस सिग्नल्स हैं। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का पावर हाउस है, वो एक तरह से जज बन जाता है। वो तय करता है कि कोशिका जिएगी या मरेगी। माइटोकॉन्ड्रिया तय करता है? कैसे? यहाँ पर BCL2 परिवार के प्रोटीन्स का खेल है। ये बड़ा दिलचस्प संतुलन है। BCL2 परिवार, ये क्या है? इस परिवार में दो तरह के सदस्य होते हैं। कुछ होते हैं प्रो एपोप्टोटिक, मतलब मौत को बढ़ावा देने वाले, जैसे बैक्स और BAK। बैक्स और BAK? जब खतरा होता है तो ये प्रोटीन जाकर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली में छेद बना देते हैं। छेद माइटोकॉन्ड्रिया में? ताना? और इन छेदों से एक बहुत जरूरी चीज बाहर निकल आती है, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी ये वही प्रोटीन है जो सामान्य तौर पर ऊर्जा बनाने में मदद करता है। अच्छा। लेकिन जब ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो ये खतरे की घंटी है। ये कैस्पेज को सक्रिय करने का सिग्नल देता है। समझ गया, साइटोक्रोम सी बाहर आया मतलब खेल खत्म। हाँ, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। BCL2 परिवार में दूसरे सदस्य भी हैं, एंटी एपोप्टोटिक, मौत को रोकने वाले। रोकने वाले भी हैं, जैसे खुद BCL2 और BCLXL। ये प्रोटीन BAX और BAK को रोकते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को सुरक्षित रखते हैं, साइटोक्रोम सी को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो कोशिका के अंदर एक तरह की जंग चलती रहती है, मौत लाने वाले और मौत रोकने वाले प्रोटीन्स के बीच। बिल्कुल, ये एक जीवन मृत्यु का स्विच है। किसका पल्ला भारी है ये तय करता है कोशिका का भविष्य। अगर BAX BAK जीत गए, साइटोक्रोम सी बाहर आया, तो एपोप्टोसिस होगा। अगर BCL2 BCLXL हावी रहे तो कोशिका जिंदा रहेगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। सामग्री में एक कैंसर का उदाहरण दिया है, फॉलिकुलर लिम्फोमा। उसमें एक जेनेटिक गड़बड़ी होती है, T1418, जिससे BCL2 प्रोटीन जरूरत से ज्यादा बनता है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन कैंसर कोशिकाओं में मौत को रोकने वाला प्रोटीन बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो मरती ही नहीं, भले ही उन्हें मर जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही होता है। DCL2 ज्यादा होने से एपोप्टोसिस का रास्ता बंद हो जाता है, कोशिकाएं अमर हो जाती हैं एक तरह से और बढ़ती चली जाती हैं। कैंसर सिर्फ अनियंत्रित विभाजन नहीं, बल्कि कोशिकाओं का मरने से इनकार करना भी है। ये बात तो सोचने वाली है, मरने से इनकार। ठीक है, ये तो हुई अंदरूनी कहानी। लेकिन अगर सिग्नल बाहर से आए तो वो दूसरा रास्ता, एक्सट्रिंसिक पाथवे। हाँ, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी सिग्नल। इसके भी दो मुख्य तरीके हैं। दो तरीके। पहला है डेथ रिसेप्टर्स के जरिए। ये कोशिका की सतह पर एंटीना की तरह लगे होते हैं, प्रोटीन होते हैं ये, जैसे फैस या TNFR। फैस, TNFR आकर इन रिसेप्टर्स से जुड़ता है, जैसे चाबी ताले में लगती है। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये रिसेप्टर सक्रिय हो जाता है और ये सीधे कोशिका के अंदर कैस्पेज को सक्रिय करने का सिग्नल भेजता है। इसमें सीधे इनिशिएटर कैस्पेज, जैसे कैस्पेज 8 सक्रिय होता है। अच्छा, ये हुआ पहला बाहरी तरीका। हाँ, और दूसरा, वो इम्यून कोशिकाओं से जुड़ा है। हाँ, दूसरा तरीका हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं इस्तेमाल करती हैं, खासकर साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स या CTLs। ये हमारे शरीर की पुलिस फोर्स है जो संक्रमित या कैंसर कोशिकाओं को मारती हैं। CTLs। ये CTL सीधे टारगेट कोशिका से चिपक जाती है और फिर दो हथियार इस्तेमाल करती है। पहला है परफोरिन। परफोरिन ये उस टारगेट कोशिका की दीवार में छेद बना देता है, जैसे ड्रिल मशीन। छेद, ओके। और दूसरा हथियार है ग्रैंजाइम B। ये एक एंजाइम है जो परफोरिन के बनाए छेदों से अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर सीधे कैस्पेज को सक्रिय कर देता है। अच्छा, मतलब सीधा हमला, छेद बनाओ, एंजाइम भेजो, कैस्पेज जगाओ और काम तमाम। बिल्कुल, ये बहुत प्रभावी तरीका है खराब कोशिकाओं से छुटकारा पाने का। चित्र में ये दोनों बाहरी तरीके दिखाए भी गए हैं। फैसल वाले रास्ते का एक और जरूरी काम बताया गया है, थाइमस ग्रंथि में।
जहां हमारी टी कोशिकाएं बनती हैं। हाँ, नेगेटिव सिलेक्शन। वहां ये उन टी कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है जो गलती से शरीर की अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर सकती हैं। है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है कि ऐसी आत्म हमलावर कोशिकाएं नष्ट हो जाएं। तो अगर इस फैसल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए तो, अगर ये आत्म हमलावर कोशिकाएं मरे ही नहीं तो? तब एक गंभीर समस्या हो सकती है। एक बीमारी है जिसे ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम या ALPS कहते हैं। ALPS? हाँ, इसमें फैस या फैसल जीन में नुक्स होता है। नतीजा, ये आत्म हमलावर टी कोशिकाएं मरती नहीं बल्कि शरीर में जमा होती रहती हैं। तो फिर लिम्फ नोड सूज जाते हैं, तिली, स्प्लीन और लिवर बढ़ जाते हैं और कई तरह की ऑटो इम्यून समस्याएं होने लगती हैं क्योंकि ये कोशिकाएं शरीर के अपने ही ऊतकों पर हमला करती हैं। बाप रे। मतलब एपोप्टोसिस का सही से काम करना ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाने के लिए भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चाहे सिग्नल अंदर से आए, इंट्रिंसिक रास्ते से, या बाहर से आए, एक्सट्रिंसिक रास्ते से, अंत में दोनों रास्ते कैस्पेजेस को सक्रिय करते हैं। हाँ, पहले इनिशिएटर कैस्पेज जैसे -8, -9 सक्रिय होते हैं और फिर वो सक्रिय करते हैं एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को, जैसे कैस्पेज -3, -6, -7। ये एग्जीक्यूशनर क्या करते हैं? इनका नाम तो बड़ा खतरनाक है। हाँ, नाम तो है। यही असल में कोशिका के अंदर तोड़फोड़ करते हैं। एक बार ये सक्रिय हो गए तो फिर वापस जाने का रास्ता नहीं होता। तो क्या क्या तोड़ते हैं ये कई काम करते हैं। कोशिका का जो अंदरूनी ढांचा है, साइटोस्केलेटन, उसे तोड़ते हैं। इससे कोशिका सिकुड़ जाती है और अपना आकार खो देती है। ये न्यूक्लियस के अंदर घुसकर DNA को बड़े करीने से टुकड़ों में काटते हैं। यही वो DNA लैडरिंग पैटर्न बनाता है जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, हाँ। और ये कोशिका के दूसरे जरूरी प्रोटीन्स को भी निष्क्रिय कर देते हैं। मतलब पूरी मशीनरी को बंद कर देते हैं। तो इस सब तोड़फोड़ का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कोशिका छोटे छोटे झिल्ली में लिपटे हुए टुकड़ों में बट जाती है। यही है वो एपोप्टोटिक बॉडीज। हर टुकड़े में कोशिका का कुछ हिस्सा होता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म, शायद कोई ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस का टुकड़ा, सब कुछ बड़े करीने से पैक किया हुआ ताकि कुछ फैले नहीं। बिल्कुल। और फिर इन एपोप्टोटिक बॉडीज का क्या होता है, इन टुकड़ों का? ये कहाँ जाते हैं? यही इस प्रक्रिया की खूबसूरती है। ये कचरा फैलाते नहीं। ये एपोप्टोटिक बॉडीज अपनी सतह पर कुछ खास सिग्नल दिखाती हैं। मुझे खा लो वाले सिग्नल। मुझे खा लो सिग्नल? सच में? हाँ, एक तरह से। जैसे फॉस्फेटिडिल सेरीन नाम का एक लिपिड है जो सामान्यतः झिल्ली के अंदर रहता है, वो बाहर आ जाता है। ये एक सिग्नल है। अच्छा, तो कौन खाता है इन्हें? हमारे शरीर की सफाई कर्मी कोशिकाएं, फैगोसाइट्स। हाँ, जैसे कि मैक्रोफेज। ये कोशिकाएं घूमती रहती हैं और ऐसे सिग्नलों को पहचान लेती हैं। मैक्रोफेज? हाँ, सुना है इनके बारे में। चित्र में भी दिखाया है। हाँ, कि कैसे एक मैक्रोफेज एपोप्टोटिक बॉडी से जुड़ रहा है। वो उसे पहचानता है और फिर उसे निगल जाता है। पूरा का पूरा निगल जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर। हाँ, बिल्कुल। अंदर ले जाकर उसे पचा लेता है। और ये सब इतनी शांति से और सफाई से होता है कि आसपास की कोशिकाओं को कोई परेशानी नहीं होती, कोई सूजन नहीं, कोई नुकसान नहीं। प्रक्रिया पूरी। वाह, मतलब ये पूरा चक्र है, कोशिका का बनना, काम करना और फिर जरूरत न रहने पर या खराब होने पर एक बहुत ही नियंत्रित और साफ तरीके से हट जाना। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें ये हैं। पहली, एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड नियंत्रित कोशिका मृत्यु है जो ऊर्जा खर्च करती है। हाँ। दूसरी, ये विकास, शरीर के सामान्य कामकाज, होम्योस्टेसिस और खराब या अनावश्यक कोशिकाओं को हटाने के लिए बेहद जरूरी है। सही। तीसरी, इसके दो मुख्य रास्ते हैं, इंट्रिंसिक अंदरूनी सिग्नल माइटोकॉन्ड्रिया महवर और एक्सट्रिंसिक बाहरी सिग्नल डेथ रिसेप्टर या CTLS। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। चौथी, दोनों रास्ते अंततः कैस्पेस नाम के एंजाइमों को सक्रिय करते हैं जो कोशिका को अंदर से तोड़ते हैं। कैस्पेसेस, वो विनाश दस्ता। हाँ, और पांचवी, ये प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी है जिसमें एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं। हाँ। जिन्हें फैगोसाइट्स हटा देते हैं बिना सूजन के। और एक और बात, इसका संतुलन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, संतुलन बिगड़ा तो गड़बड़। कम एपोप्टोसिस हुआ तो कैंसर या ऑटोइम्यून बीमारियां हो सकती हैं, और अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शायद कुछ डीजेनरेटिव बीमारियों में इसका हाथ हो सकता है। वाकई कोशिकाओं के स्तर पर प्रकृति का ये नियंत्रण तंत्र अद्भुत है। ये समझना कि कोशिकाएं कैसे और क्यों मरती हैं,
शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि वे जिंदा कैसे रहती हैं। सही कहा आपने। ये जीवन और मृत्यु के संतुलन की कहानी है, बिल्कुल मौलिक स्तर पर। तो आज हमने एपोप्टोसिस के बारे में काफी गहराई से बात की। हाँ, और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अच्छा, क्या सवाल? हमने देखा कि ये प्रक्रिया कितनी सटीक है, कितने सारे स्विच हैं इसमें। क्या होगा अगर भविष्य में हम इन स्विच को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीख जाएं? मतलब क्या हम कैंसर कोशिकाओं को जो मरने से मना कर रही हैं, उन्हें एपोप्टोसिस करने पर मजबूर कर पाएंगे? उनके डेथ स्विच को ऑन कर पाएंगे? ये तो बहुत बड़ी बात होगी कैंसर के इलाज के लिए। बिल्कुल। या दूसरी तरफ उन बीमारियों में जहां हमारी जरूरी कोशिकाएं बेवजह मर रही हैं, जैसे कुछ न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियां, अल्जाइमर या पार्किंसंस, क्या हम वहां एपोप्टोसिस को धीमा कर पाएंगे, उन कोशिकाओं को बचा पाएंगे? ये तो चिकित्सा में क्रांति ला सकता है। हाँ, ये वो क्षेत्र है जहां वैज्ञानिक बहुत शोध कर रहे हैं। शरीर की अपनी ही इस प्रक्रिया को बीमारियों से लड़ने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। निश्चित रूप से ये सोचने के लिए गहरा और उम्मीद जगाने वाला सवाल है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।